जय माता दी दोस्तों। आज इस बेटे ने साबित कर दिया माता पिता ही जीवन होता है। आज हेमंत जैसे ही घर लौटा तो अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी कामिनी इस समय घूमकर बाहर से घर लौटी तो उसने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मेरे माँ पिताजी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह घर तुमसे पहले मेरे माँ पिताजी का है। तुम इसे कोई दहेज में नहीं लाई थी। हेमंत ने कामिनी पर चिल्लाते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे माँ पिताजी के साथ एडजस्ट कर लोगी और उन्हें अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन तुमने तो मेरे जाने के बाद मेरे माँ पिताजी की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। तुमने उनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगा और उनकी इतनी बेइज्जती की। एक बात कान खोलकर सुन लो, वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो और चलती बनो यहाँ से। हेमंत ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और अपने माँ पिताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। दरअसल वीना जी और मोहन लाल जी पहले अपने गांव में ही रहा करते थे। एक दिन मोहन लाल जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अस्पताल में चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें पैरालाइज्ड का अटैक आया था। अस्पताल में इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी, परंतु वीना जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने पति का इलाज करवा पाए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे हेमंत को फ़ोन किया और बोला, बेटा हेमंत, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पैरालाइज्ड का अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट हैं। यह सुनकर हेमंत निशब्द रह गया और भावुक होकर बोला, यह सब कैसे हुआ माँ? आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, आज सुबह ही तुम्हारे पिताजी को सोते सोते हाथ पैर सुन पड़ गए और बोलने में भी दिक्कत होने लगी। अस्पताल जाकर चेकअप करवाया तो पता चला कि पैरालाइज का अटैक आया है। पूरे 5 लाख रुपए का खर्च बताया है डॉक्टर ने। तुम आने की तकलीफ मत करना, बस हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। कहते कहते वीना जी का गला भर आया। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस समय वहाँ पर अकेली हैं और मैं यहाँ। नहीं माँ, डॉक्टर से कहिए कि इलाज शुरू करे। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच रहा हूँ और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। इस समय हेमंत अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी कामिनी से बोला, हमें अभी माँ पिताजी के पास पहुँचना होगा। तभी कामिनी बोली, अरे क्या हो गया हेमंत? हेमंत ने कहा, पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें पैरालाइज्ड का अटैक आया है। तुम जल्दी से चलने की तैयारी करो। लेकिन हेमंत, आज तो मेरी सहेली की शादी है, हम लोगों को वहाँ जाना है और तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ दौड़े जा रहे हैं? उनके पास कल चले जाएंगे। आज हमारा शादी में जाना ज़्यादा ज़रूरी है और पिताजी की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में तो ऐसी बीमारियां लगती रहती हैं। कामिनी ने हेमंत के हाथों में हाथ डालते हुए कहा। तभी हेमंत ने गुस्से से अपना हाथ झटका और बोला, कामिनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरे पिताजी वहाँ अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जान पर बनी हुई है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन मैं इस हालत में अपने माँ पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने तुरंत गाड़ी उठाई और अस्पताल पहुँच गया। वीना जी, जो अपने पति की चिंता में घुली जा रही थी, उन्हें अपने बेटे को देखकर कुछ हौसला हुआ और तुरंत उसके गले लग गई। रोते हुए बोली, बेटा देखो ना, तुम्हारे पिताजी की क्या हालत हो गई है। कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज कैसी हालत में पड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आ गया हूँ, पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हेमंत ने वीना जी के आंसू पोंछे और उन्हें पास रखी कुर्सी पर बिठाया और अपनी माँ के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप बस यहीं बैठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसके बाद हेमंत डॉक्टर से जाकर मिलता है
तो उनसे बोला, डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए, बस मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने हेमंत को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन के बाद वीना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर मोहनलाल जी के ऑपरेशन में जुट गए और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान हेमंत ने वहीं रुककर अपने पिताजी की खूब सेवा की, परंतु काम के कारण उसके पास लगातार फ़ोन आ रहे थे। तो वीना जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो तुम्हारे पिताजी काफ़ी ठीक हैं, तुम अपने काम पर लौट जाओ। लेकिन माँ, पिताजी को अभी और सेवा की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को कैसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। बेटा अब क्या करें, बुढ़ापा है, यह सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन तुम अपने काम पर लौट जाओ, वीना जी बोली। तो हेमंत ने हामी भर दी। लेकिन अगले दिन सुबह अपने माँ पिताजी के कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। यह देखकर मोहनलाल जी बोले, अरे बेटा, हमारे कपड़े बैग में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि माँ, आप लोग मेरे साथ शहर चल रहे हो, अब आप मेरे साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा, हम यहीं पर सही हैं, बस तुम हमसे मिलने आते रहना, तुम्हारा चेहरा दिख जाए, वही बहुत है हमारे लिए। तो तुम तो जानते हो कि बहू को हमारी उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं है। और पिछली बार क्या हुआ था बेटा, तुझे तो याद है ना? कहते कहते वीना जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन इस हालत में मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ चल रहे हैं बस। बेटे की जिद करने पर वीना जी और मोहनलाल जी दोनों उसके साथ उसके घर शहर आ गए। लेकिन वीना जी और मोहनलाल जी दोनों घर जाने में घबरा रहे थे, क्योंकि वह अपनी बहू का स्वभाव बहुत अच्छे से जानते थे। अपने माँ पिताजी को इस तरह झिझकते हुए देखकर हेमंत मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, यह घर पहले आपका है। कहते हुए हेमंत अपने माँ पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर वह दोनों भावुक हो जाते हैं। पिताजी, जब मैंने यह घर बनवाया था तब इस कमरे की सेटिंग बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से करवा ली थी। मैं शुरू से आप दोनों के साथ रहना चाहता था। यह सुनकर माँ बाप ने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। अब आप दोनों यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। वहीं अपने सास ससुर को अपने घर देखकर कमरे के बाहर खड़ी कामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। जैसे ही हेमंत ने अपने माँ पिताजी को उनके कमरे में बिठाकर बाहर निकला, कामिनी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? मैंने यहाँ कोई वृद्ध आश्रम खोल रखा है? किसने कहा था तुम्हें बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लेकर आने के लिए? तभी हेमंत बोला, कामिनी, जुबान संभाल कर बात करो, वह मेरे माँ पिताजी हैं। अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने माँ पिताजी को मैं अकेले भी संभाल लूँगा, उनके लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से मेरे माँ पिताजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर हेमंत रसोई घर में चला गया। अगले दिन उसने अपने माँ पिताजी की देखभाल के लिए एक मेड रख दी। हेमंत जानता था उसके माँ पिताजी ने कितना संघर्ष करा था उसको इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। वह अपने माँ बाप की पूरी सेवा करना चाहता था। इस उम्र में उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हेमंत के माँ पिताजी हेमंत के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अपनी बहू का अपने प्रति व्यवहार देखकर उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा जा रहा था, क्योंकि इनकी बहू उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब हेमंत को अपने काम के सिलसिले में शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था, तो उसने काम वाली मीरा को सब कुछ समझा दिया कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे माँ पिताजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ वहीं पास में खड़ी कामिनी यह सब बातें सुनकर मन ही मन विचार कर रही थी, परंतु हेमंत के डर से उस समय कुछ नहीं बोली। अपने बेटे के दिल में अपने प्रति इतनी चिंता देखकर मोहनलाल जी बोले,
अरे बेटा, इतनी चिंता मत किया करो हमारी, तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर जाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन हेमंत चला गया और उसके जाते ही उनकी बहू कामिनी को तो जैसे मौका ही मिल गया अपने सास ससुर की नाक में दम करने का। अपनी सास को सुनाते हुए एक दिन फोन पर जोर जोर से बात करते हुए अपनी माँ से बोली, क्या बताऊँ तुम्हें, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते कि शहर में कितनी महंगाई है। उनके आते ही घर का खर्च इतना बढ़ गया है कि क्या ही बताऊं, और पूरे घर को दवा खाना बनाकर रख दिया है। ऐसे गंवार है कि ना तो खाने पीने की तमीज है और ना ही कपड़े पहनने की। अरे मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को नौकर भी ना रखूं, और आज मजबूरी में घर में रखना पड़ रहा है। वीना जी और मोहनलाल जी को यह सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था और गुस्सा भी चढ़ा, परंतु दोनों अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी बहू की अपमानजनक बातों को कड़वा घूंट समझकर पी जाते। इतनी सब बातों से भी जब कामिनी का जी नहीं भरता तो उसने घर की काम वाली बाई मीरा की भी छुट्टी कर दी। आज वीना जी को चाय पीने की तलब हुई तो अपनी बहू को आवाज़ देते हुए बोली, बहू आज बाई नहीं आई क्या? तो कामिनी बोली, माँ जी, बाई को तो मैंने काम से हटा दिया है, बहुत खर्चा हो रहा था। तभी वीना जी ने कहा, तो बहू तुम ही एक कप चाय बना दो, सर भारी हो रहा है। तभी कामिनी गुस्से में बोली, माँ जी मेरे पास अभी समय नहीं है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हैं, नहीं तो पड़े पड़े हाथ पैर जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। और वैसे भी माँ जी, गांव में तो आप ही करती थी ना सारा काम, तो यहाँ क्या हो गया आपको? माँ जी आपको आराम करते करते पूरा महीना हो आया है, अब मेरे साथ रसोई में कुछ काम करवा दीजिए। तभी मोहनलाल जी बोले, बेटी तुम्हारी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, मेरे कितने काम हो जाते हैं, इस बुढ़ापे में अब इससे भी ज़्यादा काम नहीं होता है। अच्छा तो आप दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए आए हैं, कोई काम देती हूँ तो बहाना बनाने लग जाते हैं। माँ जी सुनिए, आप सब्जियाँ तो ला ही सकती हैं, जाइए और बाज़ार से सब्जियाँ ले आइए, और हाँ, हरी सब्जियाँ लाकर उन्हें अच्छे से धोकर फ्रिज में रख देना। वीना जी ने थैला और पैसे पकड़े और सब्जी लेने चली गई। जब सब्जी खरीद कर वापस लौट रही थी तो लगातार इतनी दूर पैदल चलने के कारण उनकी सांस फूलने लगी और वह हांफते हांफते हुए घर पहुंची तो बहू को बोली, बहू एक गिलास पानी देना तो, मैं कुछ थक गई हूँ। माँ जी मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे आप ऑर्डर कर रही हैं, सब्जी लाकर कोई एहसान नहीं किया आपने, यहाँ रहेंगे तो काम करना ही पड़ेगा, जो लेना है खुद ले लीजिए। इतना कहते हुए कामिनी आप अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। वीना जी उसकी यह सब बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रह गई। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। लड़खड़ाते कदमों से खुद ही किचन में गई और एक गिलास पानी पीकर कमरे में लेट गई। बहू की सारी बातें मोहनलाल जी अपने कमरे में लेटे हुए सब सुन रहे थे। जब वीना जी कमरे में पहुंची तो देखा कि मोहनलाल जी की आंखों में आंसू थे। वह अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसके रहते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीना जी से सब अब काम नहीं किया जाता था, उनके हाथ पैर और जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। दोपहर होने को आई थी लेकिन वीना जी और मोहनलाल जी ने खाना तो छोड़ो दोपहर का, अभी तक नाश्ता नहीं किया था। रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया। यह देखकर वीना जी ने खुद ही अपना और अपने पति का खाना बनाया, फिर अपने पति को खिलाया क्योंकि उन्हें समय पर दवाइयाँ लेनी होती हैं। यह सब देखकर बहू कमरे से बाहर आई और चिल्लाने लगी, ये क्या है, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, पूरी रसोई फैलाकर रखी है, मुझे पहले जैसी सफाई चाहिए। तभी वीना जी बोली, तुम चिंता मत करो बहू, मैं सारी रसोई खुद ही साफ कर दूंगी। इतना कहकर वीना जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ कर दिए। दोपहर का खाना बच गया था तो शाम को भी उन दोनों ने वही खाना खा लिया।
हेमंत अपने माँ पिताजी का हाल पूछने के लिए रोज फ़ोन किया करता था, लेकिन वह दोनों थे कि अपने बेटे से कभी भी बहू की कोई शिकायत नहीं करते थे। हमेशा यही कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अगले दिन सुबह बहू ने 100 रुपये दिए और सब्जी लाने के लिए थैला देते हुए बोली, माँ जी सारी सब्जी का हिसाब एक पर्ची पर लिखवा कर ले आना। वीना जी चुपचाप थैला लेकर चली गई। सब्जी वाले से वीना जी ने जब सब्जी ले ली तो उसे कहा, अच्छा भाई एक काम करो, एक कागज़ पर सारी सब्जी का हिसाब लिख देना। ठीक है माँ जी। ऐसा कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज़ के टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर वीना जी को पकड़ा दिया। वीना जी सोचने लगी, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम पेपर पर लिखा है तो बहू को मुझे हिसाब देना नहीं पड़ेगा। इतनी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह सब्जी लेकर आते हुए वीना जी की हालत खराब हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहां रुककर उन्होंने चाय पी ली। वहां रुककर देखा तो पास में ही आग जल रही थी। जो थोड़ी देर उन्होंने वहीं बैठकर आग पर अपने हाथ पांव सेके तो उन्हें सर्दी से कुछ राहत मिल गई थी। सब्जी लेकर जब घर पहुंची तो सब्जियां धोकर उन्होंने फ्रिज में लगा दी और वीना जी बोली, बहू सब्जी आ गई है, मैंने धोकर फ्रिज में रख दी है। लेकिन बहू की कोई आवाज़ नहीं आई, शायद फिर से सो गई थी। घर पहुंचकर मोहनलाल जी कहने लगे, वीना मेरे लिए एक चाय बना दो, बहुत सर्दी लग रही है। और वीना जी का भी दोबारा चाय पीने का मन किया तो उन्होंने अपनी और अपने पति के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी उन्होंने चाय की पहली चुस्की ही ली होगी कि उनकी बहू कामिनी ने पूरा घर सर पर उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे पता था चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आएगी। सब्जी में से जो 10 रुपए बचे थे वह कहाँ चले गए? तभी वीना जी बोली, नहीं बहू, सुबह सुबह सब्जी लेने गई थी, ठंड बहुत थी जिससे मेरे हाथ बर्फ हुए जा रहे थे तो मैंने रास्ते में रुककर 10 रुपए की चाय पी ली थी। चाय क्या आप घर आकर नहीं पी सकती थी? एक तो आपके बेटे ने इन दोनों को मेरे सिर पर लाकर बिठा दिया है और खुद गायब हो गए हैं, और यह लोग हैं कि मेरी नाक में दम कर रखा है। बहू की मिर्ची से भी कड़वी बातें सुनकर वीना जी और मोहनलाल जी हैरान रह गए। उनके मन में आया कि बहू को बोले कि बहू मैंने केवल 10 रुपए की चाय पी है, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात हो गई। लेकिन फिर बेटे की खातिर चुप रह गए। अब तो वीना जी रोज ही अपना और अपने पति का चाय नाश्ता और खाना सब खुद ही बनाने लगी और रसोई में बर्तन भी खुद ही साफ कर दिया करती। एक दिन जब कामिनी की सहेली उससे मिलने के लिए घर आई तो वीना जी अपने पति मोहनलाल जी के लिए खिचड़ी बना रही थी। तभी कामिनी बोली, अरे संगीता तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने के लिए। क्या मैं तेरे घर का रास्ता नहीं जानती? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल तू मेरे कमरे में, वहीं चलकर बात करते हैं। कामिनी अपनी सहेली का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि उसकी नज़र उसकी सास पर ना पड़ जाए। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि वीना जी वहां पहुंचकर बोली, बहू मुझे घी नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? इस बात पर कामिनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और गुस्से में बोली, आपसे कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया कीजिए, मेरे अपनी ही प्राइवेट लाइफ है, क्या आपको यह बात समझ में नहीं आती है? अब जाइए यहाँ से। तभी कामिनी की सहेली संगीता ने पूछा, कौन है यह बुजुर्ग? पहले तो तुम्हारे घर पर कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नए नौकर हैं, अभी नए नए आए हैं तो इन्हें यह नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। उनकी छोड़ अपनी सुना। जब वीना जी ने बहू की यह बातें सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे से कामिनी ने आवाज़ लगाई, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप चाय बना देना। बहू की यह बात सुनकर उन्होंने चुपचाप चाय बनाई और बहू के कमरे में रखकर वहां से वापस आ गई। वीना जी बिना घी की खिचड़ी बनाकर अपने कमरे में चली गईं। मोहनलाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ?
बहू क्यों चिल्ला रही थी? मोहन जी, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम बस अपनी खिचड़ी खाओ और आराम करो। थोड़ी देर में बहू कामिनी गुस्से से चिल्लाती हुई आई और बोली, अगर चाय बनाने नहीं आती थी तो बता नहीं सकती थी, हमारा टेस्ट खराब क्यों कर दिया? क्या हुआ बहू? मोहनलाल जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा तो वह बोली, आप तो चुप ही रहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, वापस लौटकर आप दोनों लोगों को बताती हूँ, और मेरे आने से पहले पूरा घर मुझे साफ सुथरा चाहिए। इतना कहकर कामिनी अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर वीना जी रोने लगी। तभी मोहनलाल जी बोले, अरे वीना, तुम बात बात पर रोने लग जाती हो, अपनी तबीयत तो देखा करो, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम अकेली सारे दिन लगी रहती हो। मुझे माफ़ कर दो वीना, मेरे कारण तुम्हें इतना सहना पड़ता है। ना जी मोहन जी, अगर मैं थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ तो उसमें कुछ बुराई थोड़ी ना है। आप ही तो कहते हो कि इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना शरीर जाम हो जाता है और बीमारियां लग जाती हैं। फिर मोहनलाल जी ने वीना जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन वीना जी आराम करने वाली कहाँ थी? वह रसोई घर में बर्तन साफ करने के लिए चली गई। ठंडे पानी से बर्तन साफ करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर में आवाज़ आई, माँ, पिताजी कहाँ हैं? देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। थोड़ी देर में हेमंत उनके कमरे में दौड़ता हुआ पहुँचा और अपने पिताजी के पैर छूता हुआ बोला, पिताजी आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देखकर मोहनलाल जी की आंखें भर आईं। तभी हेमंत बोला, पिताजी देखो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए बहुत खूबसूरत जैकेट लाया हूँ और माँ के लिए बढ़िया क्वालिटी की शॉल लेकर आया हूँ। लेकिन पिताजी, माँ कहाँ है? सब जगह देख लिया, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही। बेटे के इस सवाल पर मोहनलाल जी खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर हेमंत हक्का बक्का रह गया और उनके रोने का कारण पूछने लगा। तो मोहनलाल जी ने सारा हाल कह सुनाया। इतने में रसोई से बर्तनों की आवाज़ आई। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा उसकी माँ वहां बर्तन साफ कर रही थी। यह दृश्य देखकर हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वीना जी ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ पोंछते हुए बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? बस माँ, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो चला आया, ऐसा कहते हैं। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर अपना हाथ रखा तो हेमंत ने महसूस किया कि उसकी माँ के हाथ ठंड के कारण बर्फ पड़े हुए थे। वह गुस्से में बोलता है, कामिनी कहाँ है? आप क्यों काम कर रही हो? इतने में कामिनी भी वहां पर पहुंच गई और हेमंत को देखकर उसके होश उड़ गए। फिर चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोली, आज तो तुम कह रहे थे कि अभी 15 दिन का काम बाकी है। ऐसा कहते हुए जैसे ही कामिनी उसके पास आने लगी तो हेमंत ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ पिताजी के साथ ऐसा सुलूक करते हुए? यह घर उनके बेटे का है, तुम उसे दहेज में नहीं लाई थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ पिताजी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलील औरत, झूठे आंसू मत बहाओ, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जलील औरत, मुझे तो लगा था कि कुछ दिन में तुम मेरे माँ पिताजी को समझने लगोगी, उन्हें अपने ही माँ पिताजी की तरह सम्मान दोगी, प्यार दोगी, लेकिन मैं गलत था। मेरे जाने के बाद मेरे माँ पिताजी के साथ नौकरों जैसा सलूक करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बस बहुत हुआ, अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। हेमंत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना सुनते ही कामिनी हेमंत के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने जन्म देने वाले माँ पिताजी का
अपमान सहन कर जाऊं और तुम्हारे लिए उनको छोड़ दूं। मैं सोचता था कि एक ना एक दिन तुम मेरे माँ पिताजी को समझोगी, लेकिन तुम जैसी औरतें हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देती हैं। और मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मैं अपने माँ पिताजी को तुम जैसी जालिम औरत के हवाले कर दिया। इतना कहते कहते हेमंत की आंखों में आंसू आ गए और अपने माँ पिताजी के हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तभी कामिनी अपने सास ससुर के पैर पड़ते हुए बोली, माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर बैठी। तभी वीना जी बोली, बेटा माफ़ कर दो बहू को, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है, आखिर वह तुम्हारी पत्नी है। लेकिन हेमंत उनकी एक ना सुनी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मोहनलाल जी ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन हेमंत बोला, नहीं पिताजी, अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। अगर मैं आज इसे माफ़ कर देता हूँ तो इस जैसी औरतें अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती रहेंगी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हेमंत ने कामनी के साथ सही करा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें और मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।